Good morning, class. As you know, yesterday we explained the topic effect of pressure on melting point. So I hope you all understood the effect of pressure on melting point. क्या इफ़ेक्ट होता है प्रेशर का मेल्टिंग पॉइंट पर। तो उसमें हमने एक केस एक्सप्लेन किया था कि ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में हम बात कर रहे थे जो एक्सपेंड होते हैं मेल्ट करने से। तो एक्सपेंड होने का मतलब एक बार और मैं केस को रिकॉल कर दे रही हूँ, दैट्स वाई इट शुड बी मोर क्लियर टू यू कि वो सब्सटेंसेस जो एक्सपेंड होते हैं मेल्ट करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। तो अगर आप उन पर प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं तब वो प्रेशर क्या इफ़ेक्ट करता है, वॉल्यूम यहाँ तक जाना है, प्रेशर एक्सर्ट कर दिया है आपने तो वो क्या इफ़ेक्ट करता है कि अपोजिट करता है। आपको वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है, वो वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने का काम करता है। तो पहले जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस को मेल्ट हो जाना था, जो टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट था, उस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है उसको मेल्ट कराने के लिए। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस की बात करें आपको बताना पड़ेगा बिकॉज टू केसेस आर देयर। कल मैंने आपको बताया भी था कि सब्सटेंसेस एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ एक्सपेंड होते हैं मेल्ट करने से और कुछ मेल्ट करने से क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो उन सब्सटेंसेस की बात करें जो मेल्ट करने से एक्सपेंड होते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से उनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो एक लाइन यहाँ लिखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दोज सब्सटेंसेस विच एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होता है। कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, तो वो एक है आपका पैराफिन वैक्स, वैक्स का एक टाइप है, फॉस्फोरस भी ऐसा ही है और सल्फ़र भी ऐसा ही सब्सटेंस है और मोस्टली सब्सटेंसेस ऐसे ही होते हैं। लेकिन अब बात करें उन सब्सटेंसेस की जो कि मेल्ट कराने से जिनका वॉल्यूम कम होता है, तो एक सबसे प्रैक्टिकल केस आपके सामने आइस का है और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कास्ट आयरन, आयरन का एक टाइप है, बिस्मथ है और कुछ मटेरियल्स हैं जो एक्सपेंड नहीं होते हैं मेल्ट कराने से, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनका वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, तो लेट्स सी बाय डायग्राम। एक बार डायग्राम से फिर से इसको देख लेते हैं कि ऐसा होगा तो प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो जिसका वॉल्यूम यहाँ तक है और उसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होना है, कम। उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा जब वो मेल्ट होगा। तो वॉल्यूम ऑलरेडी कम होना है, तो मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस, फिर से हमने टेम्परेचर वही ले लिया, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या हो जाना है, मेल्ट, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस पर इसका वॉल्यूम कम हो जाना है। ठीक है, वॉल्यूम को यहाँ से यहाँ आ जाना है। अब आपने क्या किया, साथ ही साथ टेम्परेचर के प्रेशर भी एक्सर्ट कर दिया। तो प्रेशर एक्सर्ट करने का मतलब प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या होगा पता है आपको, प्रेशर जो है वो जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको क्लोज लाएगा, डेंसिटी कम करेगा, यानी कि डेंसिटी को बढ़ाएगा, यानी कि वॉल्यूम को क्या करेगा, कम। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑलरेडी वॉल्यूम को कम करने का काम कर रहा था क्योंकि उनको मेल्ट होके क्या हो जाना है, कॉन्ट्रैक्ट, और प्रेशर भी वॉल्यूम को कम करने का काम कर रहा है। तो जब ऑलरेडी टेम्परेचर वही काम कर रहा है और फिर से एक और उसमें उसको जो है वो एडवांटेज मिल जाती है प्रेशर की, तो क्या होगा, पहले ये 10 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जा रहा था, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस आते ही इसका वॉल्यूम कम हो रहा था। अब प्रेशर अगर आप साथ में लगा देंगे तो 10 से पहले ही मेल्ट हो जाएगा, यानी कि 10 से पहले ही उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। सपोज दैट 8 डिग्री सेल्सियस पर ही उसका वॉल्यूम कम होने लगेगा क्योंकि प्रेशर भी वही काम कर रहा है और टेम्परेचर भी वही काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मेल्ट कराने से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसे आपका आइस, कास्ट आयरन और बिस्मथ, इन सभी में अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज का है इसमें जो भी रोल है और एक्सप्लेनेशन आपके माइंड में अभी है, हो सकता है आपको लग रहा है इजी है और एक्सप्लेनेशन आपके माइंड में तब तक रहेगा जब तक आप उसको रिवाइज़ करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। तो कल भी मैंने आपसे कहा था कि जब आप फ्री हों तो जो एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट होते हैं, जो रीजनिंग वाले पार्ट हैं, उनको एक बार बोल के रिपीट किया करिए विदाउट नोटबुक कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या था, ऐसा क्यों होता है, सोचेंगे आप। और अगर आपने एक बार अपने आप से रीज़न निकाल लिया बिना नोटबुक को देखे तो वो लॉन्ग लास्टिंग आपके माइंड में रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे उसको। तो दोनों का जो कंबाइंड एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ लिखा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दोज सब्सटेंसेज विच एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग लाइक पैराफिन वैक्स, फॉस्फोरस, सल्फर
etc. increases with the increase in pressure, while the melting point of those substances which contract on melting like ice, cast iron, bismuth, etc. decreases with increase in pressure. ओके अब इसी से रिलेटेड एक फिनोमेना होता है जिसका नाम है रीजेलेशन. ओके तो रीजेलेशन का मतलब क्या है? यहाँ रीजेलेशन जो है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. री मीन्स किसी भी चीज़ को रिपीट कराने के लिए, दोबारा आकर कराने के लिए री वर्ड यूज़ किया जाता है. और जेलेशन जो है वो एक वर्ड से मिलकर बना है जो है जेलेयर. जेलेयर वर्ड का मतलब होता है फ्रीज़ होना. ठीक है, तो रीजेलेशन का मतलब किसी चीज़ का दोबारा से फ्रीज़ हो जाना. तो दोबारा से फ्रीज़ कैसे होगी? यानी कि पहली बार में वो ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में है, और फ्रीज़ होना का मतलब है कि हम आइस और वाटर की बात कर रहे हैं, तो पहले वो ऑलरेडी आइस स्टेट में था, फिर क्या हो रहा है, वो मेल्ट होके वाटर में आ रहा है, फिर दोबारा से फ्रीज़ हो जा रहा है, आइस स्टेट में चला जा रहा है. तो ये फिनोमेना रीजेलेशन कहलाता है. तो रीजेलेशन का जो फिनोमेना है वो क्यों हो रहा है? इसका मतलब एक बार जब वो आइस स्टेट में था तो वो वाटर स्टेट में क्यों आ रहा है? तो दो रीज़न है उसके, या तो टेम्परेचर का रोल हो सकता है या फिर प्रेशर का रोल हो सकता है. तो यहाँ पर रोल है प्रेशर का. ठीक है, क्योंकि आपने इससे पहले इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर स्टडी किया है. तो आइस जो था उस पर अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो क्या होगा? मेल्ट, और वो वाटर स्टेट में चला जाता है. और जैसे ही उस पर से प्रेशर हटता है तो वो दोबारा से किस स्टेट में आ रहा है? दोबारा से आइस स्टेट में आ जा रहा है. तो रीफ्रीजिंग हो रही है उसकी. यही फिनोमेना आपका कहलाता है रीजेलेशन. इफ़ेक्ट याद रखना आपको, टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं है यहाँ पर, इफ़ेक्ट प्रेशर का ही है. ठीक है, हाउ दिस आई विल क्लियर इन द एक्सप्लेनेशन इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उससे आपको समझ में आएगा. तो देखिए रीजेलेशन. रीजेलेशन में की डेफिनेशन में लिखा है द फिनोमेना इन विच आइस मेल्ट्स व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड अगेन फ्रीजेस व्हेन प्रेशर इज रिमूव्ड इज कॉल्ड रीजेलेशन. ओके, तो ये आपका जो है वो रीजेलेशन का फिनोमेना है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ये सारे एप्लीकेशन से भी इम्पॉर्टेंट और कॉमन एक एप्लीकेशन है, उसको मैं यहाँ पर डायग्राम से एक्सप्लेन कर रही हूँ. लिखने में आप चाहें यही वाले नोट डाउन कर दें, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में उसी एक्सप्लेनेशन से आ जाएगा. जैसे आपको पता है ये एक बहुत बड़ा आइस क्यूब है. जैसे आपने देखा होगा कि जब बहुत बड़े वेसल यूटेंसिल में, जैसे किसी टब में ठंडा पानी हमें लेना है, तो उसके ऊपर इस तरह से एक बड़े से आइस क्यूब को रख दिया जाता है. ठीक है, तो एक बड़ा सा आइस क्यूब जो है वो इस तरह से रखा हुआ है, किसी चीज़ से, किसी सपोर्ट से होल्ड करा हुआ. नीचे यहाँ से ये इसमें वाटर जो है लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होके ये नीचे आ रहा है. ठीक है, तो ये सपोर्ट पे रखा हुआ है और नीचे टब में पानी इकट्ठा होता जा रहा है. अब इस आइस क्यूब के ऊपर आपने क्या किया है, इस तरह से एक थ्रेड को ये पास ओवर करा के ना बीच से, और इसमें दोनों साइड यहाँ छोटे छोटे वेट्स लटका दिए हैं. छोटे छोटे वेट्स का मतलब इनमें दोनों साइड में एक छोटा वुडन ब्लॉक हो सकता है. ये दोनों छोटे वुडन ब्लॉक हैं और दोनों साइड लटका रखे हैं किसकी हेल्प से? थ्रेड की हेल्प से. ठीक है, तो मुझे लग रहा है फिनोमिना बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है आपको कि ये क्या है. एक ये टब है पानी जिसमें मेल्ट करा के लाना है, और एक सपोर्ट से उसके ऊपर बर्फ़ की एक सिल्ली को रख दिया गया है, और ये ऐसे थ्रेड को पास करा के नीचे दोनों साइड में वेट, छोटे वुडन ब्लॉक या कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ा थोड़ा जिसमें वेट हो, वो लटका दिया गया है. ताकि ऐसा क्यों किया गया है? ताकि इस बर्फ़ के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो. आपको किसका इफेक्ट देखना है? प्रेशर का. तो अब इस जगह पे जो सबसे ऊपर वाली सरफेस थी ना आइस क्यूब की, उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है इन वेट की वजह से. तो प्रेशर जैसे ही लगेगा, तो आपने पढ़ा है कि प्रेशर अगर लग रहा है आइस पे तो क्या होगा? मेल्ट. तो इस जगह की जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हुई. तो आपको ये थ्रेड की जैसी थिकनेस की एक यहाँ पे थोड़ी सी डिप्रेशन दिखाई देगा. आपने ऑब्जर्व भी किया होगा इसको, और नहीं किया तो कर भी सकते हैं कि अगर इस जगह पे थ्रेड आ रहा है और प्रेशर लगा रहा है थ्रेड, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन धीरे धीरे करके बनता जाएगा जैसे जैसे थ्रेड इसके अंदर जाएगा. तो क्या आप बता सकते हैं कि इस फिनोमिना से ऐसा हो सकता है कि थ्रेड क्योंकि प्रेशर लगा रहा है, इस जगह की आइस कटती जा रही है, तो क्या इन लास्ट ये जो थ्रेड है इसके प्रेशर की वजह से ये जो आइस क्यूब था ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? तो ऐसा नहीं होता है. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि थ्रेड अभी सरफेस पे है.
तो थ्रेड ने सरफेस वाली पोर्शन की आइस को कट कर दिया, प्रेशर की वजह से वो मेल्ट हो गई, थ्रेड थोड़ा सा अंदर पहुंच गया। लेकिन जब थ्रेड अंदर पहुंचा तो जो सरफेस पे लिक्विड बना, तो वो लिक्विड क्योंकि उस पे से प्रेशर रिमूव हो गया। अभी आपने रीजलेशन के फिनोमेना में पढ़ा है कि जब तक प्रेशर था तो प्रेशर ने क्या किया, आइस को मेल्ट करा दिया। जैसे ही प्रेशर हटा, थ्रेड नीचे पहुंचा, ऊपर पानी है, तो जब प्रेशर रिमूव होता है तो क्या होता है, दोबारा से जो वाटर की लेयर बनी है वो रीफ्रीज हो जाती है। जो वाटर लेयर है वो क्या हो जा रही है, रीफ्रीज, यानी कि थ्रेड बीच में पहुंच चुका है, ऊपर भी आइस है, नीचे भी आइस है। नीचे आइस इसलिए है क्योंकि वहाँ तक थ्रेड अभी गया नहीं, कट करेगा धीरे धीरे, वहाँ की आइस हटती जाएगी। और ऊपर जहाँ जहाँ आइस हटी थी वो वाटर कन्वर्ट हुआ था, वहाँ पर से प्रेशर हट चुका है, इसलिए वहाँ रीफ्रीजिंग का फिनोमेना हो जाएगा। तो ऐसा किस केस में पॉसिबल है, ओनली इन द केस ऑफ आइस। आइस के केस में ही ऐसा होता है क्योंकि आइस दोबारा से फ्रीज हो जाती है, फिर से सॉलिड स्टेट में आ सकती है। तो ये जो है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है रीजलेशन का, जो आपने देखा भी होगा, इजीली आप देख सकते हैं इसको। तो ये वाला आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं, इजी है, एक्सप्लेनेशन आप अपने आप से लिख सकते हैं। तो कम्प्लीटली जो एक्सप्लेन कर रहा है, जो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, वो एग्जाम्पल आपका यही था। उसके बाद हम आते हैं अदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे। तो मैंने यहाँ लिख रखा है, फर्स्ट बाय प्रेसिंग स्नो इन आवर हैंड। तो स्नो जो है वो, जो सॉफ्ट स्नो होती है, जो स्नोफॉल होता है, उसके तुरंत बाद अगर हम स्नो लें तो जो सॉफ्ट स्नो है उसको हम ऐसे करके प्रेस करके हैंड से उसको स्नो बॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो उसका रीज़न यही है कि जिस जगह से हमें स्नो को कम या ज़्यादा करना है, जहाँ हमें फोर्स लगाना है, वहाँ जैसे ही हम प्रेशर लगाते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसके बाद दोबारा से शेप लेने के लिए रीफ्रीज हो जाती है। तो एक पूरी तरह से जो सर्कुलर शेप है वो आ जाता है। इसी तरह से आपका जो सेकंड एप्लीकेशन है, दैट इज़ व्हेन द व्हील्स ऑफ अ कार्ट पास ओवर स्नो देन व्हील्स आर कवर्ड विद आइस। तो देखा होगा आपने कि जब व्हील इस तरह से, ये सब जगह यहाँ पर स्नो है, और जब व्हील इससे पास होता है, बाहर निकलता है, तो देखा होगा ये व्हील जो है यहाँ पे स्नो दिखाई देती है। उसका रीज़न क्या होता है, जैसे ही व्हील यहाँ से पास होके निकला तो व्हील के ऊपर क्या है, वाटर की लेयर, क्योंकि इसने इसको प्रेस किया तो ये जो स्नो यहाँ थी वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो इसके ऊपर जितना भी वाटर था, जैसे ये बाहर निकला तो वो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में, क्योंकि उस पर से प्रेशर रिमूव हो चुका है। तो ये एग्जाम्पल है आपका रीजलेशन का। तीसरा एग्जाम्पल है स्केटिंग। तो आपने देखा होगा स्केटिंग जो है, स्केटिंग को पॉसिबल बनाने के लिए क्या होता है, वो भी इसी तरह से पॉसिबल बनती है कि जो स्केट्स के नीचे प्रेशर की वजह से आइस वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है, वो बॉल बियरिंग्स की तरह वर्क करती है, स्लिपरी मोशन प्रोवाइड करती है स्केट्स को, और ईजिली उससे स्केटिंग हो सकती है। तो ये आपके 3 या 4 आप चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं फर्स्ट वाले को। तो ये एप्लीकेशंस हैं आपके रीजलेशन के। अब जैसे अभी आपने इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट पर, उसी तरह से इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर है बॉइलिंग पॉइंट पर। तो बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का इफ़ेक्ट एक ही होता है, क्योंकि जितने भी लिक्विड्स हैं वो जब बॉयल होते हैं तो हमेशा उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ ही होता है। ठीक है, मेल्टिंग वाले केस में 2 केसेस थे कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे जो मेल्ट होने पे कंट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन जो बॉइलिंग वाला केस है उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इसके जो एप्लीकेशंस हैं उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक ही तरह का रहेगा। उसमें आपने देखा ये फोर्स लिखा है, आपको ये बहुत अच्छी तरह से ये एप्लीकेशंस पता भी होंगे कि कुकिंग इज़ डिफ़िकल्ट एट माउंटेन्स। माउंटेन्स पर कुकिंग जो है वो डिफ़िकल्ट क्यों होती है, क्या रीज़न है। तो पता है आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है माउंटेन्स पर वो बहुत कम है प्लेन्स के कंपैरिजन में, और वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है कि वाटर जो बॉईल करना स्टार्ट करता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही बॉईल करने लगेगा। तो यानी कि उसको उतना टेम्परेचर मिल ही नहीं पा रहा है, पहले ही बॉईल कर रहा है, तो इसलिए जो जिस चीज़ की कुकिंग करनी है उसको उतना टेम्परेचर प्रोवाइड होने से पहले ही वो बॉईल करने लगेगी। और मोस्टली जो चीज़ें हैं वो जो फूड्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, वाटर का यूज़ करके, तो इसलिए जो कुकिंग है वो पूरी तरह से प्रॉपर नहीं हो पाती है। इसी तरह से आपका जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें है द प्रेशर इनसाइड अ प्रेशर कुकर इज़ इंक्रीज मच अबव। तो प्रेशर कुकर ईजिली कुकिंग कैसे कर देता है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल प्रेशर से बहुत ज़्यादा होता है और वो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर टेम्परेचर मिलेगा बॉयल होने के लिए, तो इसलिए उससे कुकिंग जल्दी हो जाती है।
तो ये आपके जो सारे केसेस थे दोज आर कंप्लीटेड हियर। फिर लेटेंट हीट से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न से, ठीक है। तो दिस इज़ द लास्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, थैंक यू।